नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की, यूक्रेन में तत्काल हिंसा समाप्त करने की अपील की, भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। नागरिक उड़ानों के लिए यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद किए जाने के बाद भारत वहां फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के उपायों पर विचार कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए, अमेरिका में रूस के सभी परिसंपत्तियां फ्रीज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कार्य के लिए आह्वान विषय पर आज एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त होगा। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2022 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 7% से बढ़ाकर 9.5% किया। देश में अब तक 176 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए और भारत ने लखनऊ में 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका को 62 रन से हराया। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं लवलीन निगम। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हिंसा समाप्त करने की अपील की। श्री मोदी ने कल रात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्री मोदी ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि रूस और नाटो समूह के बीच मतभेदों का समाधान केवल निष्ठापूर्ण बातचीत से ही हो सकता है। प्रधानमंत्री ने तुरंत हिंसा रोके जाने की अपील की और सभी पक्षों से तनाव में कमी लाने के उद्देश्य से राजनयिक बातचीत के लिए प्रयास करने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों, विशेषकर विद्यार्थियों की सुरक्षा से संबंधित भारत की चिंता से भी रूस के राष्ट्रपति को अवगत कराया। उन्होंने श्री पुतिन से कहा कि भारत अपने नागरिकों के सुरक्षित लौटने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि क्षेत्रीय हित के मुद्दों पर दोनों देशों के राजनयिक और अधिकारी स्तर पर नियमित संपर्क बना रहना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन घटनाक्रम और इसके व्यापक असर पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव से भी यूक्रेन के घटनाक्रम पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने जोर दिया कि संवाद और राजनयिक माध्यम से ही समस्या का समाधान संभव है। विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस से भी यूक्रेन की स्थिति पर विचार विमर्श किया। उन्होंने हंगरी और रोमानिया के विदेश मंत्रियों से भी यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी को लेकर बातचीत की। कीव में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन सरकार को भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा के बारे में पत्र लिखा है। 15,000 से अधिक भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे हैं। पत्र में भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और वे जहां हैं वहां बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन सरकार से वहां फंसे लोगों को भोजन, पानी जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का पर्याप्त प्रबंध करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा से संबद्ध मंत्रिमंडल समिति की बैठक में बताया कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यूक्रेन में भारतीय छात्रों और अन्य नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें यूक्रेन से बाहर लाने की है। मीडिया से बातचीत में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि यूक्रेन में उभरती स्थिति से निपटने के अनेक कदम उठाए गए हैं।
Our embassy in Ukraine continues to be functional, is rendering all assistance possible to Indian nationals there, notwithstanding the fairly complicated and evolving situation that we find ourselves in. The embassy has issued a number of advisories in recent days. Itself, the embassy has issued 3 advisories, and these provide advice to Indian nationals on the situation as it evolves, travel towards safer places, including western parts of the country that will facilitate the exit by road and other means, safety precautions that our citizens could take, etc. Our ambassador has also sent a personal message to all Indian citizens in Ukraine, providing advice. We are consulting universities, student contractors in the process of providing for the welfare and safety of our students. भारत यूक्रेन से अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के विभिन्न तरीकों पर विचार कर रहा है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में हवाई क्षेत्र बंद हो जाने और वाणिज्यिक विमानों के नहीं उतर पाने के बाद भारतीय नागरिकों को निकालने के वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं। हंगरी में भारतीय दूतावास के एक दल को यूक्रेन से भारतीयों को बाहर लाने में सहायता और समन्वय के लिए भेजा गया है। एक ट्वीट में भारतीय दूतावास ने बताया कि वो हंगरी सरकार के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। भारत यूक्रेन की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने की योजना बना रहा है। विदेश मंत्रालय के दल भी पोलैंड, स्लोवाक गणराज्य और रोमानिया से लगी यूक्रेन की सीमा पर भेजे जा रहे हैं। पोलैंड से एक दल यूक्रेन की सीमा कराकोव के पहुंच रहा है। स्लोवाक गणराज्य से एक और भारतीय दल विस्ने नेमिक सीमा की ओर रवाना हो गया है, जबकि रोमानिया से एक दल सुसीवा जा रहा है। मंत्रालय ने इन सीमाओं के आसपास यूक्रेन में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे यूक्रेन से निकलने के लिए भारतीय दल से संपर्क करें। भारतीय दलों के संपर्क नंबर मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में समन्वय और सहायता के लिए हंगरी में भारतीय दूतावास के एक दल को जुहान सीमा चौकी पर भेजा गया है। दूतावास ने एक ट्वीट में बताया कि वो हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए हंगरी सरकार के साथ काम कर रहा है। इस बीच भारत स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और नागरिकों को यूक्रेन से बाहर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को सलाह दी है कि यदि वे यूक्रेन से बाहर निकलना चाहते हैं तो यूक्रेन के इन सीमा स्थलों पर मंत्रालय की टीम से संपर्क करें। इसके लिए आवश्यक फोन नंबर विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूस पर कल नए प्रतिबंध लगा दिए। राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस से देश को संबोधित करते हुए श्री बाइडेन ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आक्रमणकारी हैं और रूस को इसका परिणाम भुगतना होगा। श्री बाइडेन ने रूस पर निर्यात नियंत्रण सहित कई प्रतिबंध लगा दिए, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को धक्का लगेगा। I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies. अमेरिका में रूस की परिसंपत्तियां भी फ्रीज की जाएंगी। श्री बाइडेन ने नाटो की पूर्वी कमान में थल और वायुसेना की नई तैनाती की भी घोषणा की। हालांकि उन्होंने फिर कहा कि यूक्रेन में सीधे संघर्ष में अमेरिकी सैनिक शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी सेना यूरोप में यूक्रेन में लड़ने नहीं बल्कि अपने नाटो सहयोगियों के बचाव और पूर्वी क्षेत्र में उनकी सहायता के लिए जा रही है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। यूक्रेन में तत्काल हिंसा समाप्त करने की अपील की, भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। नागरिक उड़ानों के लिए यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद किए जाने के बाद भारत वहां फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के उपायों पर विचार कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए। अमेरिका में रूस की सभी परिसंपत्तियां फ्रीज की गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कार्य के लिए आह्वान विषय पर आज एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त होगा।
अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2022 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 7% से बढ़ाकर 9.5% किया। देश में अब तक 176 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए और भारत ने लखनऊ में 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका को 22 रन से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कार्य के लिए आह्वान विषय पर आज वेबिनार को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वेबिनार का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाने के लिए इसमें सभी हितधारकों को शामिल करना है। वेबिनार में 4 विषयों पर चर्चा होगी। घरेलू उद्योग के लिए कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट में प्रगतिशील वृद्धि, अवसर और चुनौतियां, देश में सर्वांगीण रक्षा अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और अन्य संगठनों के साथ उद्योगों द्वारा स्पेशल पर्पज व्हीकल्स SPV और व्यापक परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्वतंत्र नोडल संस्था की स्थापना, घोषणाओं को समयबद्ध लागू के लिए एक सहभागी दृष्टिकोण विकसित करने के मकसद से सत्रों की योजना इस तरह बनाई गई है कि सभी हितधारकों के साथ पर्याप्त बातचीत हो सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारत आज विश्व की महाशक्तियों में आगे आ गया है, चाहे आर्थिक मामले में लें, कृषि के मामले में लें, सेना के मामले में लें, सुरक्षा के कोई क्षेत्र ले लें आप। सेना में तो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। पहले से हम बाहर से मंगाते थे सब चीजें, आज सारी की सारी चीजें यहाँ भारत में बन रही हैं। इस समय हम 72 से ज्यादा देशों को अपनी बनाई हुई चीजें बाहर को दे रहे हैं, लोग ले जा रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में है। आज हम पूर्ण तरह से आत्मनिर्भर हैं। आज आप देख रहे हैं कि सारी सीमाएं आज हमारी चाक चौबंद है। इससे जो हमारा सोच है उससे बहुत ही मजबूती मिल रही है और मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वेबिनार के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 12 जिलों के 61 निर्वाचन क्षेत्रों में रविवार को वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट। प्रदेश के जिन जिलों में 5वें चरण में मतदान होना है उनमें अमेठी, रायबरेली, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और चित्रकूट शामिल हैं। इस बीच राज्य में अन्य चरणों के लिए भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वो प्रयागराज और अमेठी में रैलियों को संबोधित करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज, प्रतापगढ़ और अम्बेडकर नगर जिलों में पार्टी प्रत्याशियों के हक में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए पार्टी के सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर भी बाराबंकी और प्रतापगढ़ जिलों में अपनी सभाएं करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल के संबोधन के साथ शुरू हो रहा है। सत्र 31 मार्च तक चलेगा और इस दौरान 22 बैठकें होंगी। राज्यपाल के संबोधन के बाद राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद 28 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगे। उनके पास वित्त विभाग भी है। उसी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी और सरकार 2 मार्च को उस पर जवाब देगी। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2022 के लिए भारत का आर्थिक वृद्धि दर अनुमान 7% से बढ़ाकर 9.5% कर दिया है। एजेंसी ने 1920 के लॉकडाउन और महामारी की दूसरी लहर के बाद अनुमान से अधिक आर्थिक बहाली और सुधारों का हवाला देते हुए भारत के लिए वृद्धि दर आकलन को संशोधित किया। मूडीज ने एक वक्तव्य में कहा कि बिक्री, कर संग्रह, खुदरा गतिविधियां और पीएमआई ने आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान की। एजेंसी ने कहा कि 2022-23 के बजट में पूंजीगत व्यय में 36% की वृद्धि के साथ आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता दी गई है। उसने कहा है कि मौद्रिक नीति भी आर्थिक वृद्धि के अनुकूल है और रिजर्व बैंक ने फरवरी में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में उद्योग और शिक्षा जगत के बीच समन्वय पर एक सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के सहयोग से इस सेमिनार का आयोजन किया है।
सेमिनार के दौरान विभिन्न विषयों पर 2 तकनीकी सत्र आयोजित होंगे। जैव एशिया सम्मेलन 2022 कल हैदराबाद में शुरू हुआ। ये जीवन विज्ञान उद्योग का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। बिल गेट्स सहित विभिन्न संगठनों के लगभग 50 गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री के तारका रामा राव ने जैव एशिया सम्मेलन के 19वें सत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद ने भारत और पूरे विश्व में जीवन विज्ञान उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में अब तक 176 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक पात्र श्रेणी के लोगों को 1 करोड़ 97 हजार से अधिक एहतियाती डोज लगाई जा चुकी है। आज राष्ट्रीय समर स्मारक का 3रा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के समेकित रक्षा स्टाफ प्रमुख एयर मार्शल BR कृष्णा तथा भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के वाइस चीफ के साथ इस अवसर पर युद्ध स्मारक जाएंगे और शहीद सेनानियों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तीनों सेनाओं का बैंड और VSPA इंटरनेशनल स्कूल रोहिणी नई दिल्ली के छात्रों का बैंड अपनी प्रस्तुति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय समर स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया था। यह स्मारक आजादी के बाद बलिदान देने वाले हमारे वीर सैनिकों के बलिदान का प्रतीक है। रागी, ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाजों का लंबे समय से उपभोग होता रहा है। मोटे अनाज के महत्व को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2018 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था, ताकि इनके उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। मोटे अनाज की घरेलू और वैश्विक मांग पूरी करने तथा लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने के प्रस्ताव का अभियान चलाया। भारत के प्रस्ताव का 72 देशों ने समर्थन किया और पिछले वर्ष मार्च में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को मोटा अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन इस आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। 25 फरवरी को ब्रिटिश संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया था। इस अधिनियम का नाम ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 भी कहा जाता था। इस अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक और राजनीतिक गतिविधियों के बीच अंतर स्पष्ट करना था। इस अधिनियम ने दोहरे नियंत्रण की प्रणाली शुरू की, जिसके तहत राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित किया गया और व्यावसायिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। इस प्रकार पिट्स एक्ट ने भारतीय प्रांतों के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों में ब्रिटिश राज का प्रभुत्व स्थापित करने में मदद की। हालांकि भारतीय प्रदेशों की व्यावसायिक गतिविधियों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था और अपने कर्मचारियों की नियुक्ति या उन्हें हटाने का अधिकार भी उसी के पास था। पिट्स इंडिया एक्ट लागू होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति भारत में ब्रिटिश परिसंपत्ति कही गई। प्रशासन का सीधा नियंत्रण भी ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट से प्रशासन में आए ये बदलाव 1858 तक जारी रहे। 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के बाद ब्रिटिश सरकार को प्रशासन का तरीका बदलने पर बाध्य होना पड़ा। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा रविशंकर महाराज का भी स्मरण करते हैं, जिनका जन्म 25 फरवरी 1884 को
गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। रविशंकर आर्य समाज के दर्शन से प्रभावित थे। वे गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के शुरुआती और निकटतम सहयोगियों में से एक थे। दरबार गोपाल दास देसाई, नरहरि पारिक और मोहनलाल पंड्या के साथ गुजरात में 1920 और 1930 के दशक में हुए राष्ट्रवादी विद्रोहों के वे मुख्य आयोजक थे। उन्होंने 1920 में सुनव गांव में राष्ट्रीय शाला की स्थापना की। उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार छोड़ दिया और 1921 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। 1923 में उन्होंने बोरसाड सत्याग्रह में भाग लिया और हैदिया कर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 1926 में उन्होंने बारडोली सत्याग्रह में भी भाग लिया और 6 महीने के लिए जेल गए। 1927 में बाढ़ पीड़ितों के लिए किए गए राहत कार्यों से उन्हें व्यापक पहचान मिली। 1930 में रविशंकर ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह में भाग लिया और 2 वर्ष के कारावास की सजा काटी। 1942 में वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए और अहमदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा को शांत करने की भी कोशिश की। देश की आजादी के बाद उन्होंने स्वयं को सामाजिक कार्यों से जोड़ लिया। वे भूदान आंदोलन में विनोबा भावे के साथ जुड़े और 1955 से 1958 के बीच 6000 किलोमीटर की यात्रा की। 1960 में उन्होंने सर्वोदय आंदोलन के लिए कार्य किया। 1 मई 1960 को जब गुजरात राज्य की स्थापना हुई तो उन्होंने नए राज्य का उद्घाटन किया। जब तक वे जीवित रहे तब तक गुजरात के प्रत्येक नवनियुक्त मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद उनके पास आशीर्वाद लेने जाते। 1 जुलाई 1984 को गुजरात के बोरसाड में उनका निधन हुआ। बोचासन के अध्यापन मंदिर में उनका स्मारक बनाया गया। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से असम के 3 दिन के दौरे पर हैं। वे आज गुवाहाटी में महान अहोम जनरल लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर के समारोह का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम को जोरहाट जिले में जनरल लासित बोरफुकन के स्मारक के पुनर्विकास की नींव रखकर उनकी जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। इसी कार्यक्रम में वो कामरूप जिले के दोदोरा में आलाबाई युद्ध स्मारक की आधारशिला भी रखेंगे। असम सरकार इस साल देश के विभिन्न स्थानों में लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाएगी। कल श्री कोविंद तेजपुर विश्वविद्यालय के तेजपुर में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उसी दिन राष्ट्रपति श्री कोविंद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक जीप सफारी करेंगे और पार्क के संरक्षण और विकास के प्रयासों की भी समीक्षा करेंगे। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह देश के खनिज समृद्ध राज्यों के खान और उद्योग मंत्रियों के साथ आज ओडिशा के कोणार्क में सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी बैठक को संबोधित करेंगे। वो 2 दिन का ये सम्मेलन आज कोणार्क में और कल राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित होगा। भारत ने 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में कल श्रीलंका को 62 रन से हराया। लखनऊ में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 137 रन पर ही सिमट गई। इंडियन प्रीमियर लीग के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने कहा है कि इस वर्ष आईपीएल का आयोजन 26 मार्च से शुरू होगा। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 29 मई को खेला जाएगा। इस साल केवल महाराष्ट्र में ही आईपीएल मैच आयोजित होंगे। 55 मुकाबले मुंबई में और 15 पुणे में खेले जाएंगे। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और चेन्नई में आज बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक, आगरतला और आइजोल में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे।
और मनोज, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी, रूस के यूक्रेन पर किए गए हवाई हमले को जनसत्ता ने पहली खबर बनाते हुए लिखा है, हमले से चौतरफा हलचल। जहां हिंदुस्तान ने इसे महायुद्ध बताया है, वहीं अमर उजाला ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई कहा है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, मोदी ने भारतीयों को सुरक्षित वापसी का मुद्दा उठाया। लोकसत्य ने रक्षा मंत्री के इस बयान को दिया है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और विद्यार्थियों की सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित की जाएगी। शेयर बाजार में कल हुई गिरावट पर राष्ट्रीय सहारा ने हमले से हिली इकोनॉमी शीर्षक से लिखा है, जंग से सहमे बाजार में चौथी बड़ी गिरावट। पत्र आगे लिखता है, 100 से अधिक डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया कच्चा तेल। दैनिक जागरण ने भारतीय सेना के हवाले से लिखा है, सेना में शहीद नहीं, देश पर जान देने वाले वीर और बलिदानी होते हैं। पत्र आगे लिखता है कि सैन्य प्रशासन ने इस संदर्भ में परिपत्र जारी करते हुए लिखा है, देश की एकता और अखंडता के लिए सर्वस्व बलिदान करने वालों को शहीद कहने से बचा जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की, यूक्रेन में तत्काल हिंसा समाप्त करने की अपील की, भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। नागरिक उड़ानों के लिए यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद किए जाने के बाद भारत वहां फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के उपायों पर विचार कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए, अमेरिका में रूस की सभी परिसंपत्तियां फ्रीज की गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कार्य के लिए आह्वान विषय पर आज वेबिनार को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त होगा। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2022 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 7% से बढ़ाकर 9.5% किया और देश में अब तक 176 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।